दोस्तों, आज की कहानी है। मेरे बेटे के पास अपने इस बूढ़े पिता के लिए कमरा भी नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। वाह बेटा वाह, बहुत ही सुंदर घर बनाया है तूने रमाकांत। सचमुच अपना मयंक तो हीरा निकला। शहर में रहकर अपने बलबूते पढ़ाई की, अपनी काबिलियत के दम पर इतनी अच्छी नौकरी हासिल की और अपने साथ साथ अपने छोटे भाई बहनों को भी अपने पैरों पर खड़ा किया। इसे कहते हैं सपूत। शिवलाल जी अपने दोस्त रमाकांत से उनके बेटे की तारीफ करते हुए बोला, बस बस यार, इतनी तारीफ मत कर, कहीं सिर पर ही ना सट जाए। रमाकांत हंसते हुए बोला, नहीं मेरे दोस्त, प्रशंसा भी जरूरी है और ये प्रशंसा झूठी नहीं सच्ची है। अच्छा चलो अब बाप बेटा का एक बार घर तो दिखाओ। हाँ हाँ क्यों नहीं चाचा जी, चलिए, कहते हुए मयंक के साथ साथ रमाकांत जी भी उठ खड़े हुए। शिवलाल जी प्रशंसा भरी नजरों से घर को देख रहे थे। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन उसे सलीके से रखा गया था, इसलिए बहुत ही सुंदर लग रहा था। और देखिए, पीछे वाला कमरा मेरा है, वैसे ठीक भी है। बड़े बुजुर्ग तो पुराने सामान ही होते हैं जिन्हें छुपा कर ही रखा जाता है। रमाकांत जी ने पिछले शब्द पर जोर देते हुए अपने दोस्त को अपना कमरा दिखाया। उनके ये शब्द सुन उनके बेटा बहू का मुंह उतर गया, लेकिन शिवलाल जी के सामने दोनों मुस्कुराते रहे। चल यार, सोफे पर बैठे बैठे कमर दुख गई। दोनों दोस्त यही तेरे कमरे में बैठकर गपशप करते हैं। अब शिवलाल जी बोले, ठीक है यार, जैसे तेरी मर्जी बहू, तू जरा खाने की तैयारी कर ले। वैसे भी शाम तो हो ही गई है, खाना खाकर ही जाना। अब तो बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है, इतने सालों में मिलना हुआ है, आराम से जाऊंगा मैं। अच्छा पापा, मैं अभी थोड़ा काम निपटा कर आधे घंटे में आता हूँ, कहते हुए मयंक बाहर चला गया। और मयंक की पत्नी रेनू खाना बनाने की तैयारी में लग गई, लेकिन खाना बनाते हुए बार बार उसके ससुर के कई शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, क्योंकि ये पहली दफा नहीं था जब भी कोई मेहमान आता। रमाकांत जी सबको यही पिछला कमरा और पुराना सामान सबके सामने उन दोनों पति पत्नी को ऐसे ही शर्मिंदगी का एहसास कराते, जबकि सच तो ये है कि मयंक ने अपने पापा को ये कमरा इसलिए दिया था कि एक तो वह कमरा सबसे बड़ा था, क्योंकि उसके पापा को पढ़ने का बहुत शौक था और उनके पास ढेरों किताबें थी जो उस कमरे की अलमारी भी अच्छे से आ सकती थी। दूसरा, वो कमरा ड्राइंग रूम से दूर था, जिससे कि आने जाने वालों की आवाजाही से उनको परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात, रमाकांत जी थोड़े पुराने विचारों के थे, वह बहू को घूंघट में देखना ही पसंद करते थे। बाकी दो कमरों से किचन व ड्राइंग रूम दिखता था। किचन में काम करते हुए सिर पर पल्लू और घूंघट से रेनू को कई बार बहुत परेशानी हो जाती। इन सब बातों को ध्यान में रख दोनों पति पत्नी ने रमाकांत जी को वह कमरा दिया था, लेकिन उसके पीछे उनकी मंशा इस तरह की नहीं थी जैसे कि रमाकांत जी सबके सामने जतलाते थे। बस इसी का उन दोनों को दुख होता। कई बार दोनों ने उन्हें कमरा बदलने के लिए भी कहा, तो इस पर भी वह राजी नहीं हुए। इधर रमाकांत जी के मित्र शिवलाल जी को भी उनकी बात सही नहीं लगी और उन्होंने ये भी देख लिया था कि अपने पिता की बात सुन उन दोनों का मुंह उतर गया था। इसलिए रमाकांत जी से अकेले में बात करने के लिए शिवलाल जी वहीं उनके कमरे में रुक गए। रमाकांत जी और शिवलाल जी बचपन से ही दोस्त थे, इसलिए उन्होंने बिना लाग लपेट के अपनी बात शुरू की। रमाकांत, आज तेरी बातों ने मेरा बड़ा दिल दुखाया।
मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहता है तू। मैंने ऐसा क्या कह दिया तुझे? रमाकांत जी हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोले, मुझे नहीं, अपने बेटा बहू को मैंने ऐसा क्या कहा? मुझे तो याद नहीं। रमाकांत जी अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोले, तुझे क्यों याद रहेगा? अपनी गलती याद रहती है कभी किसी को? वैसे तो तुझे कभी याद रहा ही नहीं। मैंने तो तुझे हमेशा तेरी गलती बता सही राह दिखाई है। बोल ठीक है रहा हूँ ना? हाँ यार, ये तो तू ठीक कर रहा है। क्या करूँ, शुरू से ही थोड़ा गुस्सेल और एमी रहा हूँ मैं, ये तो तुझे पता ही है। देख यार, मेरा बेटा भी मयंक के साथ का ही है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर विदेश जाकर डिग्री लेने की हर ख्वाहिश मैंने अपनी औकात से बाहर जाकर पूरी की। आज तुझे पता ही है एक मल्टीनेशनल कंपनी में कितने ऊंचे पद पर है वह। शहर में कई मकान है, लेकिन उन मकानों में एक कमरा भी उसके इस बूढ़े पिता के लिए नहीं। साल भर मिलने नहीं आता, और हम कभी मिलने नहीं आए तो 5 मिनट का समय नहीं होता उसके पास हमसे मिलने का। इसके बावजूद भी आज तक बता, मैंने कभी तेरे सामने क्या, कभी दूसरों के सामने भी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि पुत कपूत हो सकता है लेकिन माता पिता कभी नहीं। और फिर मयंक तो सच्चे मायनों में एक आदर्श बेटा निकला। वह तो शुरू से ही तुम दोनों को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन तुम दोनों ही गांव से यहाँ आना नहीं चाहते थे। तुम्हें मनाने के लिए कितनी बार उन्होंने मुझे फोन किया मयंक का जब फोन आता मन में एक टीस सी उड़ती, काश मेरा बेटा भी एक बार मुझे अपने पास बुलाता। अपने पास ना सही, कम से कम मेरा हाल चाल पूछने के लिए ही फोन करता। लेकिन नहीं, मेरे दोस्त, इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर शायद ही कभी होते हो, और ऐसा ही तेरे साथ है। मैंने कहा था ना, मयंक हीरा है और उसकी पत्नी भी एक आदर्श पत्नी व बहू है। उसके बावजूद तुम मेरे सामने उन दोनों पर तंज कस रहे हो। सुनकर मुझे बुरा लग रहा था। उन दोनों को कैसा लग रहा होगा? मेरे दोस्त, पिछले कमरे में उन्होंने तुझे पुराना सामान समझकर नहीं रखा, बल्कि इसमें भी उन दोनों ने तुम्हारा ही ख्याल रखा है। मैंने ये देखा कि ये कमरा दूसरों से बड़ा और गली के शोर शराबे से दूर है, और फिर बहू को बार बार पल्ला ना लेना पड़े, इसलिए भी शायद ये कमरा तुम्हें दिया होगा, और तुम हो कि इसके बारे में अपनी गलत धारणा बना बैठे। रमाकांत जी, जो इतनी देर से अपने मित्र की बात चुप चाप सुन रहे थे, उनके बात खत्म होने पर बोले, यार कह तो तू सही रहा है। तूने एक दिन में ही ये सब कुछ समझ लिया, और मैं अपने बेटे बहू की नेक नियति पर ही शक करता आया। सचमुच मूड बुद्धि हूँ मैं, आज तूने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो इस गलत फहमी में ही जीता रहता। यार सच्चाई समझने के बाद समझ नहीं आ रहा कि अब उन दोनों का सामना कैसे करूँगा। अरे इसमें सामना करने की कैसी बात, बूढ़े भी बच्चे ही होते हैं, उनकी बातों का कोई ज्यादा देर तक बुरा नहीं मानता। और फिर तुम्हारी आदत का तुम्हारे बेटे बहू को नहीं पता। चल ये भी अच्छा है, तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। शिवलाल जी हंसते हुए बोले। मयंक की पत्नी, जो साई लेकर उस ओर आ ही रही थी, अपने ससुर व उनके दोस्त की बात सुन मुस्कुरा उठी।